Good morning, students. Before we will start the new topic here, that is total internal reflection. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि अगर एक से ज़्यादा मीडियम हो तो रिफ्रैक्शन कैसे होगी। तो बस वो छोटा सा टॉपिक यहाँ कवर करके हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, refractive index when number of different layers are present। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी तो हम दो मीडियम लेते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ लेयर्स हो मीडियम की तो क्या होगा उस टाइम पे, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा। सिंपल है बेटा, सारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है ना। तो सीरीज ऑफ पैरेलल सरफेसेस, ठीक है, सीरीज ऑफ पैरेलल सरफेसेस होंगे। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएं इन पैरेलल सरफेसेस का, जिनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हर पैरेलल सीरीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है बेटा, इसका मतलब उनका जो मीडियम है, मीडियम का नेचर जो है वो भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। तो जितनी भी लाइन हम यहाँ खींच रहे हैं वो डिवाइड कर रही है एक मीडियम को दूसरे मीडियम से, यहाँ पे वो डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 का लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो लाइट रे है वो कैसे हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे मीडियम 4 ले लो, है ना। तो मीडियम 4 तो वही हो गया दोबारा से। यहाँ से लाइट रे अगर आएगी, ठीक है, यहाँ से हम अब यहाँ पे मीडियम 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ से हमने लाइट रे लाई, इंसिडेंट होगी, थोड़ी बेंड होगी और बेंड होगी, और फिर यहाँ से बाहर निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ये नॉर्मल, यहाँ पे बन जाएगा इसका नॉर्मल, ये बन जाएगा इसका नॉर्मल। यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसको मान लेते θ1, एक एंगल ये बनेगा, इसको मान लेंगे θ2, एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा, इसको मान लेंगे θ3, और एक एंगल यहाँ बन जाएगा, इसको मान लेंगे θ4। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट एंगल जो है बेटा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्या होंगे, जैसे n1 sin θ1 विल बी इक्वल टू n2 sin θ2 विल बी इक्वल टू, है ना, यहाँ से आगे से इक्वल टू, यहाँ से शुरू है, इक्वल टू n3 sin θ3 एंड विच विल बी इक्वल टू n4 sin θ4, है ना। एक चीज देखे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ sin θ इज इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल टू होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एंगल पता होगा हमें, नंबर ऑफ ये पता होंगे कि कितने हमारे पास यहाँ पे मीडियम दिए हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है। जब डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और डिफरेंट हमारे पास क्या होगा, मीडियम। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अब 3 लेयर्स है, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और इंसिडेंट रे लाइट हो रही है यहां से। ठीक है, उसके बाद ये जाएगी ऐसे, और उसके बाद ये बेंड हो रही है ऐसे। ठीक है, ये बन गया नॉर्मल, और ये बन गया इसका नॉर्मल। ये एंगल मान लिया हमने R, और ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो इसको n से लिखता हूँ, है ना, ये n1 है, पहला जो हमारा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, दूसरा जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2,
और जो हमारे पास तीसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। देन फाइंड द एंगल आर, और आपके ऑप्शन है इसमें पहला 45 डिग्री होगा, सेकंड 30 डिग्री होगा, थर्ड 60 डिग्री होगा, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है बेटा इसमें, फोर्थ 90 डिग्री होगा। कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल क्या है इसमें कंसेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करना, कमेंट बिलो अपने ऑप्शन कमेंट कर देना 1 2 3 4 तक जितने भी है ना, जिसका 1 है 1 लिखो, जिसका 2 है 2 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे कंसेप्ट बेटा क्लियर होते हैं। लास्ट टॉपिक में जो भी हमने अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ है उसको एक बार देख लेना, सारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी थ्योरेटिकली है थोड़ा, उसके न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, लेकिन उसका पता होना चाहिए वो होता क्या है, उसकी एप्लीकेशन बहुत है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हमारा अगला टॉपिक है। देखो बेटा पढ़ तो रहे हम रिफ्रैक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास हेडिंग आ रही है वो आ रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन हो रही है कहाँ, किसी मीडियम के अंदर इंटरनली। ठीक है, अब जो मैं बोलूँगा उसको यहाँ पे ध्यान से सभी सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से, है ना, बिल्कुल ध्यान लगाए। चलो अब हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ये मैंने लाइन बनाई, पता है अब सबको क्यों बनाई है, क्योंकि ये डिफरेंट क्या करती है यहाँ पे, ये हमें बताती है कि एक दूसरा मीडियम है, इस लाइन से ऊपर वाला दूसरा होगा और इस लाइन से नीचे वाला दूसरा मीडियम होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये मीडियम है N1 और ये मीडियम है N2। ये मीडियम है हमारे पास रेयरर मीडियम और ये मीडियम है हमारे पास डेंसर मीडियम। अब सभी को पता है ये रेयरर डेंसर होता क्या है, बताओ कौन सा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, डेंसर का, है ना, तो N2 बड़ा होगा। अब कंसीडर कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, चलो पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, है ना, रेड से ही करते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है अपने, कंसीडर करेंगे कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है किस मीडियम में बेटा, डेंसर मीडियम में। अच्छा, डेंसर से जब लाइट जाएगी दूसरे मीडियम में, रेयरर मीडियम में, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, कहाँ से, नॉर्मल से जाएगी। ठीक है, चलो अगर हम इसको आगे क्या करें तो अब क्या होगा बेटा, इस ऑब्जेक्ट से डिफरेंट रेज जाएगी। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि एक ही रेज ऑब्जेक्ट से निकलती है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, डिफरेंट रेज जाएगी। और डिफरेंट रेज जाने के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रेज का एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, उसे सभी ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कलर लेते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट रे मैं बनाऊंगा, तो फर्स्ट रे जाएगी, फर्स्ट रे इंसिडेंट हुई और बताओ कहाँ जाएगी ये, है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, तो ये बन गया नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाती है, तो ये बन गई हमारी पहला नॉर्मल। ठीक है, दूसरी रे कंसीडर करते हैं, दूसरी रे कंसीडर करेंगे, वो कुछ ऐसे जाएगी, ये सेकंड रे। ठीक है, सेकंड रे यहां गई तो फिर ये और बेंड होगी थोड़ी, समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब इसका नॉर्मल बनाएंगे, अब इसका नॉर्मल बनाएंगे, तो इसका नॉर्मल बनेगा यहां से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैं यहाँ पे थर्ड रे बनाने जा रहा हूँ, ये थर्ड रे बनाई, और ये क्या होगा बेटा, यहाँ देखो ये आगे जा रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, ये क्या करेगी, ये जो हमने मीडियम का ये रे ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे को जा रही है ये रे, मतलब कि ऐसा एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो थर्ड नॉर्मल मैंने बनाया, ठीक है,
चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। पहले ध्यान से देख लो, मैंने 3 रे यहाँ पे बनाई है। रे यहाँ पे ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तीनों पॉइंट में क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है? आप ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाओगे तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो यहाँ देखो, ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको I1 दे देता हूँ, फिर इसको I2 दे दिया और इसको I3 दे दिया। बेटा जैसे जैसे हम ए से सी पॉइंट तक जा रहे हैं, मतलब थर्ड रे तक जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी कहीं ना कहीं क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। तो देखो ये हमारे पास R1 यहाँ पे इंक्रीज हो गया, R2, और अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये 90 डिग्री के इक्वल टू बन रहा है, ये जो R3 है। समझ में आ रहा है? अभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा समझ में आएगा, पहले इस डायग्राम को समझ लो। हमने क्या किया है, फिर से देख लो कि 3 रेज का एग्जांपल लिया है कि ऑब्जेक्ट से मान लो ए बी सी 3 रेज निकल रही है। तो पहली रे का आई जो है वो ये है, I1 है। दूसरी रे का इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 I1 से बड़ा है, और जो I3 है वो I2 से भी बड़ा है। मतलब जैसे जैसे हम सी तक पहुंचेंगे हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और सी पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे क्या हो रहा है बेटा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, है ना, एज वी मूव, देखो पहला पॉइंट क्या होगा? एज वी मूव ए टू बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज करेगा, है ना, गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगा इसके बाद, बस इन बातों को ध्यान से पहले समझ लो। और दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व क्या की बेटा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन सी पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा? 90। तो अगर मैं यहां पे लिख लूं एट पॉइंट, या एट सी लिख लो, है ना, एट सी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, खुद सोचेंगे सभी, ये क्वेश्चन है, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? ये क्वेश्चन है। कैन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री? बताओ इसका आंसर क्या है? यस और नो? अब देखो बेटा रिफ्रैक्शन की बात हो रही है ये। अगर आप यहाँ पे देखो सी पॉइंट को, इधर आ जाओ सी पॉइंट पे, सभी डायग्राम देखेंगे सी पॉइंट पे। इसके बाद क्या होगा? अगर मैं यहाँ से चौथी रे बनाऊं, ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, अगर मैं यहाँ से चौथी रे बना दूं, एक ये फोर्थ, ये सीधी जा रही है ना इमेजिन, तो ये क्या करेगी? ऐसे को चली जाएगी। समझ रहे हो? मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। नो, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब यहां पे जो ये पॉइंट है बेटा, सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, यहां पे क्या एक एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिटिकल एंगल को, और हम यहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। दैट एट सी where the angle of incidence corresponding to which the angle of refraction कैसा बन जाता है? बताओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा बन गया? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इज कॉल्ड
क्रिटिकल एंगल। अभी और क्रिटिकल एंगल के पीछे पड़ेंगे हम, ठीक है। याद रखना है क्रिटिकल एंगल, सी से डिनोट करते हैं इसको, याद रहेगा कि भाई सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, साथ में सी पॉइंट में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्ड होगा, मतलब ये जो I3 के कॉरस्पॉन्ड है बेटा, I3 दिख रहा है यहाँ पे सभी को, I3 के जो ऑपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और इस यही I3 क्या है, इसी I3 को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे जो बेटा I3 है वो ही क्रिटिकल एंगल है, जहां पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे I1 I2 एंगल कौन सा क्रिटिकल होगा, I3, याद रखना है एंगल कौन सा होगा, I3। तो I3 को क्या बोला, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है बेटा, सी में देखो कि इसका सामने वाला एंगल कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का, उसी को हमने क्या बोला, क्रिटिकल एंगल। समझ में आया, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। चलो इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम। फिर से मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, और इस डायग्राम के बाद हम वाटर का एक एग्जाम्पल भी लेंगे। ये सिंपल सा डायग्राम है ना, यहाँ से लाइट रे आई और वो कहाँ गई, वो मान लो ऐसे हो गई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल बना दिया। अब बताओ ये एंगल क्या है, इंसिडेंस तो है ही, है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे कितनी डिग्री का बन रहा है ये, 90 डिग्री का। तो इस एंगल को इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बोलेंगे, साथ में क्या बोलेंगे बेटा इसको, क्रिटिकल एंगल। ये होता है वो क्रिटिकल एंगल, वो एंगल जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, 90 डिग्री, क्रिटिकल एंगल। समझ में आया। अब देखो बेटा, अब मान लो यहाँ पे N1 है ये, और ये N2 है, तो लाइट कहाँ से पास हो रही है, इंसिडेंट हो रही है N2 से, किधर को जा रही है, N1 में। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, N1 का, है ना, ये पहले लेक्चर में हमने क्लियर कर लिया है। जहां जिस मीडियम में लाइट रे जा रही होती है ना, जिस मीडियम में जा रही होती है उस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन आई, अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, बताओ कौन सा लॉ है ये, सभी बताएंगे, ये है अपना स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ ही बोलता है ना, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा बेटा, I इज इक्वल टू C, सही बात है, हाँ ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसा बन रहा है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे साइन आई की जगह मैं साइन C लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। डिवाइड बाय R की जगह क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ देखो, अब हमें पता है R कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसको साइन 90 लिख दिया। और अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। ट्रिग्नोमेट्री आप सबने पढ़ा है, तो साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 का। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ C, क्योंकि डिवाइड हुआ तो 1 हो गया। लेकिन ये है, और अगर हम इसका ऑपोजिट कर दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या आ जाएगा, 1 बटे साइन C, ये याद रखना, ठीक है। जब हमें डेंसर मीडियम का, मान लो हमें डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और क्रिटिकल एंगल दिया है, नहीं हमें क्रिटिकल एंगल दिया है, फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिटिकल एंगल, आपको क्रिटिकल एंगल दिया है, मान लो कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल दिया आपको फॉर एग्जांपल, और आपको बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है। तो कौन सा लगाओगे आप, तो हम ये जो रेड उसमें मैंने किया है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि हमें डेंसर मीडियम का ढूंढना है। अगर यहाँ पे लिखा होता फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, तो हम सिंपल क्या करते हैं, साइन C, ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो डेंसर मीडियम के लिए हम 1/sin C लेंगे, ये बात याद रखनी है इसमें, ठीक है। अब इसको समझेंगे एक सिंपल से एग्जांपल से, और फिर इस टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। तो अगर हम एयर और वाटर की, यहाँ पे एयर और वाटर का एग्जांपल लूंगा बेटा मैं, एयर और वाटर का, देखो हर मीडियम का अपना क्रिटिकल एंगल होता है, ये बात याद रखनी है, हर मीडियम का अपना क्रिटिकल एंगल होता है। और अब यहाँ पे इसको हम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे,
देखो अगर आप पहले ऑब्जर्व करो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं, अभी तक तो हम रूल्स पढ़ रहे हैं कि हो क्या रहा है, कि ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा है डेंसर मीडियम से, और लाइट कहां से जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये याद रखना है। ठीक है, अभी तक हम पूरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नहीं आए, लेकिन इस एग्जाम्पल को देख के सुन के आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे को समझेंगे। अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना के, हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि हमारे को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, याद रखना पहली कंडीशन क्या है, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, डेंसर में या रेयरर में। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, डेंसर में या रेयरर में, हमें ऑब्जेक्ट को रखना है डेंसर मीडियम में, पहली कंडीशन याद रखेंगे सभी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, डेंसर मीडियम में, याद रहेगा। चलो अब हम यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एयर और वाटर में होती कैसी है। तो एयर कैसा है, रेयरर मीडियम हमें पता है, और वाटर कैसा है बेटा, डेंसर मीडियम। तो पहली रे अगर हम यहाँ से करें तो वो इधर को जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एंगल आई बनता है वो बनता है 20 डिग्री का, यहाँ मैंने 20 डिग्री का बना दिया, और ये बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 27 डिग्री का। सेकंड रह गई, यहाँ पे मैं इसका नॉर्मल बनाया। अब बोलो क्या ये I1 है, मान लो क्या I2 I1 से बड़ा होगा, हाँ, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है, हमने यहाँ पीछे पढ़ा है कि एज वी मूव, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे हमारा एंगल क्या करेगा बेटा, इंसिडेंट एंगल बढ़ता रहेगा। मान लो ये 30 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, तो ये 42 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर और आगे की तरफ हम जाए, है ना, तो और एंगल बढ़ेगा, ये एंगल और बढ़ जाएगा। मान लो 40 डिग्री पे ये 40 डिग्री है, ये I2 होगा, ये I3, और यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है 69 डिग्री, ठीक है, नियर अबाउट 69 डिग्री। और उसके बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास आता है ये, और ये यहाँ पे ऐसा, तो ये एंगल बन गया बेटा 90 डिग्री, और ये यहाँ पे हमारे पास बनता है फॉर एग्जांपल 48.8 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, I1 I2 I3 I4 में से क्रिटिकल एंगल कौन है, I4 क्रिटिकल एंगल है, बिकॉज इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसा है बेटा, 90 डिग्री का। इसका मतलब वाटर का क्रिटिकल एंगल क्या है, एयर और वाटर में यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या बनता है, तो हर मीडियम का अपना क्रिटिकल एंगल होता है 48.8 डिग्री का। अब यहां से आगे बात करते हैं हम, अगर यहां से आगे हम एक और रे बनाए, अब ये रेड में बनाऊंगा मैं, इसको ध्यान से देखेंगे, यहां से मान लो एक और रे जा रही है, फिर क्या होगा, वो क्या करेगी बेटा, अब रिफ्रैक्शन नहीं शो करेगी, वो क्या शो करेगी, अब रिफ्लेक्शन शो करेगी। ये अगर यहाँ पे अगर मैं अब नॉर्मल बना दूं, अगर मान लो ये कितने का है, ये 60 डिग्री का होगा, और ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना बंद हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ऊपर नहीं बन सकता। यहाँ पे मैंने बताया एट सी एंगल रिफ्रैक्शन बिकम, कैन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, नो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, 90 डिग्री, यहाँ देखो बेटा ये आर, यहाँ पे 90 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बाद एंगल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको I5 लिख दूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे I5 लिख दूं, क्या I5 क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां देखने को मिल रही है हमें पास, जो मैंने 5th रे बनाई है, ध्यान से देखो, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, वहां पे क्या शो होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो होगी बेटा, समझ में आ रहा है। पहली कंडीशन क्या थी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, डेंसर मीडियम में, और दूसरी कंडीशन क्या है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो I5 है बेटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सब यहां पे इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड में क्या होता है, डायमंड में को इस तरह से उसको काटा जाता है, उसको शेप इस तरह से दी जाती है कि जो लाइट रे है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमेशा किसके ग्रेटर देन रहेगा, क्रिटिकल एंगल के। तो लाइट क्या करेगी,
लाइट क्या करेगी, मान लो डायमंड है हमारे पास, है ना, फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, और डायमंड में क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट कट होंगे, ठीक है, और इस तरह से लाइट पास होगी कि क्या होगा बेटा, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू होगी। जो लाइट है वो कम से कम बाहर निकलेगी और मैक्सिमम लाइट क्या करेगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट करती रहेगी, जिसके कारण हमें वो जो डायमंड है वो कैसा दिखेगा बेटा, बहुत ही चमकता हुआ दिखता है। समझ में आ रहा है, बिकॉज देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक एंगल ऐसा आता है जहां पे लाइट रे रिफ्रैक्शन नहीं शो करती है, जैसे कि ये रेड वाली रे देख रहे हो आप, वहां पे क्या होगा, लाइट वापस आ जाएगी। तो अब इस वाटर मीडियम में क्या होगी, इस पॉइंट पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, जिसको हमने क्या बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो दो कंडीशंस देख लो यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या है TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहली कंडीशन क्या है, दैट द इंसिडेंट रे should travel from denser to, इसका एक और एग्जांपल मैं भी दूंगा, टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल समझ आ गया ना, वो एंगल जहां पे जो रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे कैसा बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, नॉर्मल के साथ, और उसका जो नेक्स्ट एंगल होगा वो बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, जहां पे हमें क्या दिखेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे एक इसका जो एप्लीकेशन है, एक वायर होती है ऑप्टिकल फाइबर से बनी होती है बेटा, वो जो वायर है, ठीक है, फाइबर ऑफ प्लास्टिक के ना, फाइबर ऑफ प्लास्टिक, इससे सिग्नल ट्रांसफर होता है बेटा। एप्लीकेशन मतलब कहाँ हमें यहाँ यूज होता है, एक वायर होती है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ फाइबर ऑफ प्लास्टिक, वहां पे क्या होता है, जो सिग्नल होता है बेटा वो लाइट के थ्रू पास किया जाता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, मान लो यहां से हमें कोई भी सिग्नल भेजना है, कोई भी अगर आपको यहां पे सिग्नल भेजना है, तो ये जो बाहर वाला है और जो ये अंदर वाला है, ठीक है, तो बेटा ये बाहर वाला है ना, ये डॉट से, इसको क्लैड बोला जाता है। ये एक वायर का डायग्राम है, जो कैसा सिग्नल ले जा रहा है, जो लाइट सिग्नल ले जाएगा, है ना, लाइट की फॉर्म में सिग्नल ले जाएगा और बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके, और इसको बोलते हैं बेटा कोर। ठीक है, ये इसका मीडियम अलग होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा अलग, जिसको हम क्या बोलेंगे, देखो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग है, उसके बाद यहाँ पे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको लिख लेंगे μ1, जो ये अंदर ये वाला है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2। ठीक है, और जब ये लाइट रे क्या करेगी, और μ1 हमेशा बड़ा रहेगा μ2 से, याद है, डेंसर से रेयरर में जाने की। और जैसे ये लाइट रे यहाँ पे पास होगी, मान लो हम यहाँ पे एक नॉर्मल रे बनाते हैं यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये यहाँ स्ट्राइक होगी बेटा, और यहाँ स्ट्राइक होने के बाद ये रे, मैं इसको रेड में बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए, ये ऐसे जाके ऐसे और फिर ऐसे, मतलब ये जो लाइट रे है बेटा ये बाहर नहीं निकलेगी। अब समझ रहे हो, ये लाइट रे बाहर नहीं निकल पाएगी इस वायर से, उसके बाद जब ये यहाँ स्ट्राइक होगी, ये इस एंगल पे स्ट्राइक होगी, अब ये बाहर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, अब ये रिफ्लेक्शन होती रहेगी यहाँ कंटिन्यूसली। समझ रहे हो, ये आगे तक क्या होता रहेगा, अब रिफ्लेक्शन होती रहेगी, क्योंकि ये सेम एंगल पे क्या करेगी, स्ट्राइक करती रहेगी। और इस वायर के अंदर से क्या होगा, ये लाइट सिग्नल जाएंगे, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी बहुत लो होता है बेटा। जैसे हमारे पास सिल्वर ये एल्यूमिनियम वायर होती है, कॉपर वायर होती है, वहां पे हीटिंग इफेक्ट होता है, हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट, H=I²RT। वहां पे हीटिंग इफेक्ट के होने के कारण बेटा एनर्जी लॉस होता है, हीट एनर्जी लॉस होती है वहां पे, जिसकी वजह से सिग्नल्स पे क्या होते हैं, सिग्नल पे असर पड़ता है। लेकिन इसमें
ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण जितना हम यहाँ पे लॉस होगा वो कम से कम होगा, क्योंकि जो लाइट होगी बेटा वो क्या करेगी, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी और यहाँ पे वो रिफ्रैक्शन होने के कारण, बाहर जाने के कारण, बाहर नहीं जाएगी लेकिन अंदर ही होगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा लॉस ऑफ एनर्जी भी क्या होगा, लो होगा, लेस लॉस ऑफ एनर्जी होगा। अब ये स्ट्राइक करते करते अपनी डेस्टिनेशन तक ये लाइट पहुंचेगी, जहां पे इसको कलेक्ट किया जाएगा, इसके सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाएगा और हम यहाँ पे इजीली, जितने भी बेटा हमारे फॉरेन जो भी हमारी टेलीकॉम चलती है, ठीक है, ओशंस के नीचे से बहुत बड़ी बड़ी वायर्स जाती है, सब ऑप्टिकल फाइबर्स की होती है। इसका सिर्फ एक ही ये ड्रॉबैक है, अगर ये बीच से ब्रेक हो जाए तो इसको पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन जहां पे हमारी कॉपर वायर्स है वहां पे हम क्या कर देते हैं, उनको बांध देते हैं, है ना, छिल के बांध दिया और हो गया। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता, एक बार ये ब्रेक कर जाए तो ये रिप्लेस करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन इसमें लॉसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, और जो सिग्नल्स इसमें किसके फॉर्म में जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना, लॉसेस आर वेरी लो। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। सिंपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब लाइट रे रिफ्रैक्शन शो नहीं करती, ठीक है, जो लाइट रे होगी वो रिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगी एक एंगल के बाद, ठीक है, जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए, ठीक है, और दो चीजें TIR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जो लाइट रे है वो कहां से ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम, और सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब जो इसका नेक्स्ट वाला एंगल होगा, ये जो रेड लाइन में दिख रही है, वो हमेशा किससे बड़ा होता है बेटा, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो जब वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, है ना। लाइट रे क्या करेगी, जैसे हमने इसमें देखा, ये फाइबर ऑफ प्लास्टिक वायर में, है ना, क्या हो रहा है, लाइट रे फिर से वापस आ रही है, वो बाहर नहीं निकल रही, यहाँ से ऐसे को नहीं जाती है, ठीक है, वो फिर से क्या होती है, वापस आ जाती है। वैसे अगर पानी में भी क्या होगा, या ग्लास है, मान लो यहाँ पे ग्लास है, तो ग्लास में भी क्या होगा, एक टाइम पे जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, ये वाला एंगल हमारा ग्रेटर देन C होगा, तो लाइट वापस इसी मीडियम में जाएगी, है ना, इसी ग्लास में वापस टकराएगी। वैसे ही उसके बाद वो दोबारा से वापस ऐसी क्या कर देगी, स्ट्राइक करती रहेगी, और अंदर ही अंदर वो क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगी। समझ में आ गया? आई थिंक यू आर क्लियर नाउ अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये काम आता है, ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट था ये। तो ये बातें समझनी है, बस आज के लिए इतना ही। अब जो हमारे नेक्स्ट जो जितने भी टॉपिक होंगे बेटा, उसमें हम लेंसेज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेंसेज पढ़ने से पहले साइन कन्वेंशन जो हमने मिरर में किया था, एक बार उसको रिवाइज सभी करेंगे। जो साइन कन्वेंशन हमने किस में किया था, हमारे मिरर्स में किया था, उनको एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड में इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन में इसके जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू।